नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा रोल जमातियों ने अदा किया। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 42 पॉजिटिव केस है, जिसमें से 30 जमाती शामिल हैं। ऐसे में आपको भी इन जमातियों से सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में कोरोना के संकट का अंदाजा आप इस मैप को देखकर लगा सकते हैं। देवभूमि में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी देहरादून में ही हैं, जिसे रेड जोन में शामिल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि देहरादून में एक बच्चे में भी कोरोना के लक्षण मिले हैं। बच्चे की उम्र 1 साल के करीब है, जिसके पिता जमात में गए थे। एक जो बच्चा निकला है वो पूर्व में ही कांटेक्ट ट्रेसिंग के थ्रू हमने उनको क्वारंटीन कर रखा था। उनका सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव आया। कल ही उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया है दोनों हॉस्पिटल में, और उनका इलाज चल रहा है। दूसरी एक आर्मी से रिलेटेड है, उनको भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है, और उनके भी जितने कॉन्टैक्ट्स और हैं उनको ट्रेस करके उनको भी क्वारंटीन में भेजने की कार्रवाई अभी जारी है। एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड के किस किस इलाके में फिलहाल कोरोना का कहर है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, उनमें से 6 जिले कोरोना की चपेट में हैं। देहरादून को छोड़कर बाकी 5 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जबकि बाकी 7 जिलों में भी फिलहाल कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, इसलिए उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सूबे में कोरोना पॉजिटिव लोगों में से 30 तो सिर्फ जमाती ही हैं। इस तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ जमातियों का ही है। अगर ये जमाती समय रहते पुलिस के सामने आ जाते तो कोरोना के केस काफी हद तक कम किए जा सकते थे। इस बीच रुड़की में कोरोना के 2 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक महिला और पुरुष में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि महिला किसी कोरोना ग्रस्त शख्स के संपर्क में आई थी, तो वहीं दूसरा शख्स रुड़की के एक राहत कैंप में क्वारंटीन है। बताया जा रहा है कि ये शख्स ऋषिकेश में मजदूरी करता था और वो हाथरस का रहने वाला है। 18 साल का मजदूर है जो ऋषिकेश से आ रहा था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो पुलिस ने गणपति में भर्ती किया दिया था। सिम्टम आने पर हमारे यहाँ भर्ती हुआ था 15 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आज आई है अभी, जो पॉजिटिव आई है। और दूसरा मानिक माजरा का ही एक केस है, दूसरा जो भगवानपुर का पॉजिटिव केस आया था उसी के संबंध में है। एक महिला है और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तराखंड में अभी भी कई जमाती क्वारंटीन किए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस बात की भी पूरी आशंका है कि कोरोना के मामले और बढ़ेंगे। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से देहरादून से जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी। अजीत जी, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बन रही है कि अब उत्तराखंड में ये कहना पड़ रहा है कि आप किसी चीज़ से बच कर रहें या न रहें, लेकिन जमातियों से बच कर रहें। जमाती तो मानने को तैयार नहीं, लेकिन सवाल एक और भी है, क्या उत्तराखंड का हमारे इंटेलिजेंस, फिर चाहे स्टेट की बात करें, हम एसआईयू की बात करें या चाहे एलआईयू की बात करें, इतने कमज़ोर हैं कि इतने दिन बीतने के बाद भी जमाती ढूंढे नहीं मिल रहे कहीं? जी अवधेश, देखिए मामला वाकई गंभीर है, और जितने भी आपने जो मरीजों की जो श्रेणी गिनवाई हैं, जिस तरह से उसमें जमातियों की बहुलता है, तो वो भी सभी के सामने है। और वाकई ये भी सब बात सच है कि कोरोना से डर लगे या ना लगे, लेकिन जमातियों से वाकई पब्लिक दूर रहना चाहती है, डर रही है। ये एक सामाजिक सरोकारों की बात होती है अवधेश कि पता नहीं अल्पसंख्यक लोगों को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि पुलिस या डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो उनका विरोध करने पर क्यों उतरे हैं। उनको उनकी समझ में क्या बात आई होगी, उनको किस चीज़ का भय होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम उनको ठीक करने के लिए, उनको उपचार देने के लिए लगा है। और दूसरा जो अब ये जो दूसरा बिंदु है, जमातियों का अभी काफ़ी जमातियों का नहीं पता है, भले ही बड़ी संख्या ना हो, लेकिन पिछले 1 महीने से अगर वो कहीं खुले घूम रहे हैं और किसी लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, घर परिवार पड़ोसियों से मिल रहे हैं, तो ये एक वाकई भय को बढ़ा देने वाली बात है। और ये जो
इस समय जो एक गिनती अभी हमने देखी जी 42 एक कोरोना पॉजिटिव हमारे अभी मामले आ चुके हैं पूरे उत्तराखंड में, और जिसमें 9 लोग घर जा चुके हैं अपने ठीक होकर। अभी भी 33 लोग एडमिट हैं, उसमें 30 से ज़्यादा लोग 31 लोग उसमें जमाती हैं। तो ये जो एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरुआती दौर में जो जमातियों के जो ओहदेदार होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, क्षेत्रीय लोग जो उनको जमात में ले जाते हैं, उनसे भी संपर्क किया था, तभी थोड़ा बहुत कामयाबी भी मिली। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि जो अभी भी लोग एक तो डिटेक्ट हो रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं जो जमाती लोग हैं, वो किन किन के साथ रहे, एक तो वो संपर्क वाली हिस्ट्री, उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं मिल रही है, वो दूसरा जिनके संपर्क में है उनका नहीं पता चल रहा है। अभी जैसे एक बच्चा 9 साल का कोरोना पॉजिटिव आया है, तो पता चला कि उनके फादर जो हैं वो जमाती थे, वो भी भर्ती थे। अगर उसने तभी एहतियात बरतते हुए पूरे परिवार को क्वारंटाइन करा दिया होता तो इस बच्चे को आज भर्ती ना कराना पड़ता। तो ये केवल समझ का खेल है और सामाजिक सरोकारों का खेल है कि लोग खुद को ही बहिष्कृत समझने लगते हैं, लोग खुद को ही मतलब पृथक समझने लगते हैं कि ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है, तब ये दिक्कतें होती हैं। और यही वजह है कि इंटेलिजेंस भी पूरा फेल हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि संपर्क किस किस से कहाँ किस किस ने किया है। बिल्कुल। और यहाँ पर कम से कम जमातियों को भी ये समझना होगा कि जब वो ये दावा करते हैं कि हम जमात लेकर निकलेंगे और दीन की जो शिक्षा है वो सभी को देंगे, तो सवाल ये उठता है कि जब उनको अपनी ज़िंदगी बचाने की अक्ल ही नहीं है तो दूसरों की दीन की शिक्षा क्या देंगे। ऐसे लोगों से शिक्षा लेने वालों को भी सोचना होगा। शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स को देने के लिए। पुलिस के पास जिन जमातियों का आंकड़ा आया है उन सभी को क्वारंटीन किया गया, मगर अभी भी कितने ही जमाती आपके बीच मौजूद हो सकते हैं जिन्हें चिन्हित करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाथ उन लोगों का है जो जमात से लौटे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य से 910 लोग जमात में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों में गए थे, जबकि दूसरे राज्यों में 513 लोग उत्तराखंड की जमात में शामिल होने आए थे। लॉकडाउन के बाद इन सभी 1423 जमातियों को क्वारंटीन में रखा गया है। पुलिस की चेतावनी के बाद 182 जमाती खुद पुलिस के सामने आ गए थे, मगर जानकारी छिपाने को लेकर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 307 के मुकदमे हमारे जो है 8 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुए हैं, सभी के सभी हरिद्वार जनपद में हैं। कल मंगलोर से 5 महिलाओं के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, किंतु वो 307 में न करके वो लापरवाही की धाराएं और डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुए। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि जमातियों की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक पुलिस और प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। जिन लोगों ने उनको हमें पता चला कि 4 जगह उनको आश्रय दिया गया, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, और अभी भी वो छिपे हुए हैं। अगर वो नहीं निकल के आते तो जो 10 जिन्होंने अपने यहाँ छिपाए किसी भी रूप में, उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। बड़ी बात यह भी है कि पुलिस के पास ये भी सही आंकड़ा नहीं है कि प्रदेश में अभी और कितने जमाती छिपे हैं। जब तक ये जमाती आम लोगों के बीच रहेंगे, तब तक उनसे न जाने कितने लोग संक्रमित होते जाएंगे। जमात में चूंकि समुदाय विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, तो कुछ लोग उनके निहितार्थ भी गलत तरीके से निकालते हैं। लेकिन ये सच है कि जमात आज की तारीख में कोरोना मरीजों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह बन गई है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जमाती कहाँ से होकर गुजरे हैं, क्या इनका यात्रा इतिहास है, इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, ये किन किन लोगों के संपर्क में आए, ये घर में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में, पड़ोस में किन किन लोगों से मिले, किन के साथ घूमे, किन के साथ खाया पिया, किन के साथ बातचीत की और किसके साथ समय बिताया, इस चीज़ का कोई आंकड़ा, कोई कैलकुलेशन सिस्टम के पास भी नहीं है। आंकड़ों से ये भी साफ हो गया है कि सूबे में कोरोना पॉजिटिव जितने भी मामले बढ़ रहे हैं वो सब जमातियों की देन है। यही वजह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जो जमाती क्वारंटाइन हैं या जो पॉजिटिव सैंपल जिनके आ चुके हैं, उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री का अभी तक सरकारी सिस्टम को भी नहीं पता है। हालांकि सरकारी सिस्टम ने उनको तलाशने के लिए पूरे अपने दमखम के साथ पूरा प्रयास किया, लेकिन संपर्क में कौन आया और कौन कब आया, कितने दिन तक रहा, ये हिसाब किताब, ये गणना किसी के पास नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि अगर आपके आसपास कोई जमाती है तो उसकी जानकारी फौरन पुलिस और प्रशासन को दी जाए, ताकि समय रहते एक्शन लिया जा सके। इससे न सिर्फ आपका जीवन सुरक्षित होगा, बल्कि न जाने कितने लोगों को संक्रमण से रोका जा सकेगा। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और रुड़की में पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी पर मौलवी के साथ मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है कि विधायक अपने कुछ साथियों के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद में गए थे, जबकि सिर्फ 5 लोगों को ही मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति है। जब मौलवी ने इसका विरोध किया तो पिटाई कर दी गई। पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हाजी सरबत करीम और अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और बलवा किया गया। इस संबंध में धारा 147 और 323 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक अन्य अभियोग में लॉकडाउन का उल्लंघन और धारा 144 का उल्लंघन के संबंधी अभियोग पंजीकृत किया गया है पुलिस की ओर से। उधर रुड़की में लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस ने मेयर और पार्षद समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप यह है कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने संबंधी एक प्रकरण में अंतर्गत धारा 188, 336 आईपीसी और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें मेयर साहब और अन्य कई लोगों के विरुद्ध ये अभियोग दर्ज हुआ है। मेरी एक बार पुनः सबसे अपील है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने तहसील सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार में रह रहे कोई भी गरीब और मजबूर व्यक्ति सरकार से मुहैया कराई जा रही सुविधाओं से महरूम न रहे। आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार का एक इच्छा शक्ति दिखाई और तत्काल निर्णय लिए लॉकडाउन का, और इतना ही नहीं तो अन्य देशों से भी अपने लोगों को लाने का भी काम किया और अन्य देशों के लोगों को भी राहत देने का काम किया। एक बहुत बड़ा स्टेप मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। उधर मसूरी से एसडीएम वरुण चौधरी ने प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान एसडीएम ने मजदूरों से उनकी समस्याओं पर बात की और राशन मुहैया कराने का भरोसा दिया। साथ ही एसडीएम ने ठेकेदार को भी चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। पता चला है कि इन लोग को राशन और भत्ते की जो मदद करनी है ठेकेदार ने वो नहीं कर रहे हैं, तो हम इनकी लिस्ट बना के राशन इन्हें तत्काल रूप से उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ लोग बीमार भी हैं तो उनका हम चेकअप भी कराएंगे। कुछ दवाइयों की आवश्यकता है तो वो भी हम पूरी करवा के देंगे। कोरोना वॉरियर्स की सुविधा और खतरों संबंधी जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सीएमओ नैनीताल को इस बारे में जवाब मांगा है। जो 2 दिन पहले एसटीएच में सब स्टैंडर्ड पीपी किट्स की सप्लाई हुई थी, वो इश्यू भी कोर्ट के सामने रेज किया गया था। आज ऑनरेबल कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ नैनीताल और एसटीएच के प्रिंसिपल से जवाब मांगा है कि उन्हें 21 अप्रैल तक बताना है कि पीपी किट्स की सप्लाई के बारे में वस्तुस्थिति क्या है और अपना जवाब फाइल करना है। और हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। गेहूं कटाई का काम लगभग खत्म होने को है, मगर गेहूं को खरीद केंद्र तक पहुंचाने के लिए किसान परेशान हैं। खेत से गेहूं खरीद केंद्र तक गेहूं कैसे जाएगा, इसे लेकर कोई कार्य योजना नहीं दिख रही। उधर डीएम का कहना है कि अगर किसानों के सामने ऐसी समस्या है तो इस बारे में बता सकते हैं। ना हमारे पास पासेस हैं, ना हमारी तरफ से कोई मंडी से हमें कोई अभी तक आश्वासन मिला है कि किस तरीके से ये फसल सही मूल्यों में हमें जो मूल्य इसके सरकार ने तय किए मिल पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि यहाँ से हम फसल कटाने के बाद वहाँ पर कैसे पहुँचा पाएंगे, और इस कारण जो है हमें आर्थिक नुकसान भी बहुत झेलना पड़ सकता है, जिससे हमारी हालत बहुत दयनीय हो सकती है। उनकी खतौनी चेक करते हुए उनको अलाउ किया जा रहा है। हमने सारे एसडीएम्स को ऑथराइज कर दिया और अपने मुख्य कृषि अधिकारी को ऑथराइज किया हुआ है। फिर भी यदि कहीं पे कोई भी इशू आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे हमको सूचना मिल जा रही है और हम कंसर्न्ड एसडीएम्स को डायरेक्ट कर दें। और लॉकडाउन की वजह से बड़कोट के किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल तैयार है, मगर उसे मंडी तक पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं है। किसानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्ट व्हीकल की है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मिल पाने की वजह से जो फसलें हैं वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गाड़ियों की दिक्कत आ रही है, गाड़ियाँ हमको मिल नहीं रही हैं। एक भी गाड़ी मतलब पर डे की नहीं मिल रही हमको। नहीं तो यहाँ पे कम से कम पर डे की 2 गाड़ी लगती, लेकिन एक भी मिल जाए तो अभी गनीमत है। और
इन गाड़ियों की वजह से हमारी जो है मतलब खेती जो है नुकसान में है। मटर सारी सूख रही है, पक्के तैयार है। हमारी पिछले लगभग 15-20 दिन से मटर पूरा क्षेत्र जो हमारा बड़कोट वाला क्षेत्र है या पुरोला वाला क्षेत्र है, पिछले 15 दिन से मटर टूट रही है। तो हम खाद्यान्न का जिस तरह से हमने परमिशन दे रखी है, तो पूरे क्षेत्र से इस बार भी हमने परमिशन दे रखी है। लेकिन यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आवेदन कर दें, हम उसको दे देंगे। उधर उधम सिंह नगर में नेपाल बॉर्डर पर एक शादी चर्चा का विषय बन गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे के परिवार ने तो शादी की परमिशन ली थी, मगर दुल्हन के परिवार के पास इजाज़त नहीं थी। ये जानकारी तब मिली जब दूल्हा बारात लेकर पहुंच गया, मगर पुलिस ने उसे बॉर्डर पर ही रोक लिया। ये बारात यूपी के रामपुर से आई थी, जबकि शादी रुद्रपुर में हो रही थी, जिसके बाद दुल्हन को बॉर्डर पर लाया गया और वहीं पर इनके फेरे करवाए गए। उत्तराखंड के चारधाम के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे, मगर फिलहाल चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी। बद्री केदार के रावल केरल से सड़क मार्ग रवाना हो चुके हैं। रावल 6 राज्यों को पार करके उत्तराखंड पहुंचेंगे। हालांकि रावल कपाट खुलने के दिन धाम में होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाता है तो कपाट खुलने की तिथि पर वो शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि जो रावल हैं उनको केरल से रवाना कर दिया गया है। जो रावल परिवार के लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो जो है पट खोलेंगे। डोली यात्रा जो है वहीं के जो है हमारे जो लोग हैं वो निश्चित कर दिए जाएंगे, कौन कौन लोग जाएंगे, नामित कर दिए जाएंगे। उनके अनुसार जो है वो शासन के द्वारा जिसको शासन कहेगा वही लोग जो है केदारनाथ जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। रुद्रपुर में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात होमगार्ड से बदसलूकी का आरोप। अल्मोड़ा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 334 वाहनों के पुलिस ने किए चालान। चंपावत में दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों को किया गया सैनिटाइज। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों की ही एंट्री। अल्मोड़ा में रोटी बैंक में काम करने वाले सम्मान पिछले 20 दिनों से जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है खाना। रुद्रप्रयाग में गैस सिलेंडर लेने आए लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, एक दूसरे से बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। टिहरी के चंबा अस्पताल जाने वाले मरीज परेशान। ई पास नहीं बन पाने से दिक्कत, अस्पताल में जरूरी सुविधाएं नहीं। अल्मोड़ा में कृषि अनुसंधान संस्थान ने बनाई पैडल से चलने वाली मशीन। कोरोना संक्रमण के दौरान हाथ धोने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। लॉकडाउन के दौरान जानवर बेहाल हैं। श्रीनगर में आगे आई सामाजिक संस्थाएं, जानवरों को दिया जा रहा खाना। खटीमा में जंगल में कूड़ा डालने पर नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई। वन विभाग ने किया पालिका का वाहन सीज। खटीमा में वायरल वीडियो पर हुई कार्रवाई। पुलिस पर तस्करी के आरोप लगाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर। हरिद्वार के दिनारपुर गांव में जंगल में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। 4 अलग अलग जगहों से 5 ड्रम लहन बरामद। हल्द्वानी में आग लगने से 4 झोपड़ियां खाक। झोपड़ियों में रखा सामान जलकर खाक। टिहरी में मौसम ने ली करवट। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। गर्मी से मिली लोगों को राहत। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।